बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन ताकि आपको नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। और स्टार था वो एपिसोड 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पार्ट 1 का आप जाएं क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने कहा, ये जगह कहाँ वाक़ है खानम? तुम्हारी बड़ी इनायत होगी, मुझे जल्दी से बता दो। अम्मारा ने स्लेट की दूसरी तरफ जायचा बनाने वाली लकीरें डाली, इनके 6 खाने बनाए और बोली, इस खुफिया जगह का भी मुझे खुद इल्म नहीं है। जायचा बनाकर वो जगह मालूम करने की कोशिश करूँगी। जायचा बनाने के बाद वो देर तक गौर करती रही। फिर उसने अलग कागज़ पर कुछ लिखा, एक नक्शा सा बनाया और एक जगह उंगली रखकर मेरी तरफ देखा। ये वो जगह है जहाँ जायचे ने बताया है कि फ़िरौन का तिलिस्मी पुतला दफन किया गया था। मैंने आगे झुककर कागज़ पर बनी हुई लकीरों और छोटे दायरों को देखने लगा। अम्मारा कहने लगी, इस तरह तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा बच्चे, मैं तुम्हें ज़बानी बताती हूँ। ये लो कागज़ और पेंसिल, ज़रूरी बातें और इशारे नोट करते जाना। बूढ़ी औरत अम्मारा ने बताया, मिस्र की बंदरगाह इस्कंदरिया के साहिल के साथ साथ जनूब की तरफ जाएं तो 20 किलोमीटर के फासले पर आर्या नाम का एक गांव है। इस गांव के करीब एक पहाड़ी टीला है, वीरान पहाड़ी टीला है। लोग इसे टीला ही समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही कदीम अहराम है। जायचा बताता है कि काहिन जादूगर ने फ़िरौन आमून का तिलिस्मी पुतला इसी अहराम के अंदर दफन किया था। मैंने पूछा, क्या इस अहराम का अंदर जाने का कोई रास्ता है? अम्मारा एक बार फिर स्लेट पर जायचे को देखने लगी। कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, जायचा बताता है कि एक ज़मीन दोज़ रास्ता इस गुमनाम अहराम के अंदर जाता है। ये गारनुमा रास्ता साल से बंद पड़ा है। मैंने कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस गार का दहाना किस जगह है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अहराम के अंदर कैसे जाऊँगा? अम्मारा ने अपनी निगाहें जायचे पर जमा दी। इसके दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे। फिर इसने अपनी नज़रें जायचे से हटाकर मुझे देखा और बोली, अहराम की मगरबी दीवार में बड़े बड़े पत्थरों की सिलें लगी हुई हैं। ये सिलें हज़ारों साल की गर्द मिट्टी, घास फूस और झाड़ियों में छुपी हुई हैं। तुम्हें पत्थरों की सिलें यानी ब्लॉक्स तलाश करने पड़ेंगे। चाची के हिसाब से ये 7 लगी हुई 7 सिलें हैं। बाएं जानिब चौथी और 5वीं सिल के दरमियान एक छोटा शिगाफ रखा गया था, जो बाद में बंद कर दिया गया था। इस शिगाफ के अंदर लोहे की छोटी हत्ती है। अगर तुम इस हत्ती को ढूंढने में कामयाब हो जाओ और इसको पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींचना। मेरा हिसाब बता रहा है कि इस हत्ती के खींचने से अहराम के अंदर जाने वाला ज़मीन दूर रास्ता खुल जाएगा। ये रास्ता इस अहराम के अंदर इस तहखाने में ले जाएगा जहाँ काहिन जादूगर काबूस ने फ़िरौन के तिलिस्मी पुतले को एक ताबूत में बंद कर रख दिया था। इसके आगे जायचा खामोश है, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। सुल्तान ने अम्मारा से कहा, काहिन जादूगर ने वहाँ से तिलिस्मी इसार वगैरह खींचे होंगे और तिलिस्मी मंत्र भी फूंके होंगे। इनसे किस तरह बचा जा सकता है? वो बोली, मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगी, इस तावीज़ को अपने बाजू पर बांधे रखना। मुझे पूरा यकीन है जब तक ये तावीज़ तुम्हारे बाजू पर बंधा रहेगा तुम पर किसी किस्म का कोई जादू तिलिस्म असर नहीं करेगा। अम्मारा ने अलमारी में से पुरानी साख का लकड़ी का डब्बा निकाला। इसमें से एक चमड़े में मुंडा हुआ छोटा सा तावीज़ निकाला। इसके स्याह धागा बंधा हुआ था। कहने लगी, अपना बाजू आगे करो। मैंने दायां बाजू आगे कर दिया। अम्मारा ने अरबी में कुछ पढ़ने के बाद वो तावीज़ मेरे दाएं बाजू पर अच्छी तरह से बांध दिया। सुल्तान ने अम्मारा का शुक्रिया अदा करते हुए इससे रुखसत होने लगा तो उसने कहा, मैं एक बार फिर तुमसे यही कहूँगी कि तिलिस्मी पुतले का ख्याल दिल से निकाल दो सुल्तान, ये मुहिम तुम्हें किसी मुसीबत में मुब्तला कर सकती है। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि लालच मेरे दिल में घर कर चुकी थी। मुस्कुराते हुए तहे दिल से बूढ़ी मिस्री औरत अम्मारा का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला आया। हॉस्टल की कोठरी में आकर मैंने आर्या गांव के पहाड़ी टीले वाले अहराम के बारे में जो इशारे नोट किए थे, इन्हें अपनी पॉकेट बुक में वजाहत के साथ लिखा और ज़हनी तौर पर तिलिस्मी पुतले की तलाश की ख़तरनाक मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी। रात को इत्तफाक से पाशा IMC के दफ्तर में आ गया। इसने मुझे भी बुलवा लिया और कहने लगा, बरादर सुल्तान, तुमने तहकीक का काम ज़रूर शुरू कर दिया होगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फ़िरौन आमून के अहराम में एक और तहखाना दरियाफ्त हुआ है जिसमें कदीम मिस्री ज़बान में लिखी हुई कुछ दस्तावेज़ बरामद हुई हैं। तुम अगर चाहो तो कल मेरे साथ चल कर इनको देख सकते हो।
مجھے ان دستاویز میں اب کوئی دلچسپی نہیں تھی تو میں کسی اور مہم کی تیاریاں شروع کر رہا تھا۔ آشا کو میں نے امارہ سے اپنی ملاقات اور وہاں جو باتیں ہوئی تھیں ان کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس مہم پر جانے نہیں دے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں کسی دوسری مہم کو اپنے راز میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات دیر تک سوچتا رہا کہ اگر میں طلسمی پتلے تک پہنچنے اور اس کے سینے میں دھنسا ہوا خنجر نکال کر فرعون آمون کی روح کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے آگے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ظاہر کروں گا۔ شرک نہیں ہے کیا؟ اتنا مجھے یقین تھا اگر واقعی فرعون کی روح نے مجھ سے میری زندگی سب سے بڑی خواہش پوچھی تو وہ اسے ضرور پورا کرے گی۔ یہی وہ یقین تھا جو مجھے اس مہم پر لیے چلا جا رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر میں خواہش سوچ لی۔ یہ خواہش آپ کو بھی ابھی نہیں بتاؤں گا۔ جب میں فرعون کی روح کے آگے اپنی خواہش کو بیان کروں گا تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ میں اس مہم کو شروع کرنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہو گیا تھا۔ دیر لگانے کی کوئی وجہ تھی ہی نہیں۔ چنانچہ دوسرے دن میں اپنے ایک عزیز سے ملنے اسکندریہ جانے کا بہانہ کر کے نوادرات کے اسٹور سے جہاں میں کام کرتا تھا 3 دن کی چھٹی لے لی اور صبح کے وقت ٹرین میں سوار ہو کر اسکندریہ، جسے الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے، کی طرف چل پڑا۔ دوپہر کے وقت اسکندریہ پہنچ گیا۔ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہوٹل میں اس بات کی تصدیق کر لی کہ آریہ نام کا گاؤں اسکندریہ سے جنوب کی طرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مجھے اسی گاؤں کی طرف جانا تھا۔ گمنام اہرام کا پہاڑی ٹیلہ اسی گاؤں کے قریب تھا۔ میں دن کی روشنی میں اس اہرام کا سروے کرنا چاہتا تھا۔ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اہرام کے ٹیلے مغرب کی جانب پتھر کی وہ 7 سلیں اپنی جگہ پر موجود ہیں جن کے بارے میں امارہ نے بتایا تھا۔ چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان ایک شگاف موجود تھا۔ مجھے اس شگاف سلوں پر جمی ہوئی مٹی اور گھاس وغیرہ کو کود کر تلاش کرنا تھا۔ یہ سروے میں دن کی روشنی میں ہی کر سکتا تھا۔ جگہ کا تعین ہو جانے کے بعد میرا ارادہ سورج غروب ہو جانے کے بعد جب ذرا اندھیرا ہو جائے تو وہاں دوبارہ آنے کا تھا۔ میں گاؤں کے لوگوں کی نظروں سے بچ کر یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اسکندریہ کا موسم قاہرہ کے مقابلے میں سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے خوشگوار تھا۔ خوب ہوا چل رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور آریہ نامی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحلی سمندر کے ساتھ ایک پختہ سڑک آریہ گاؤں سے ہوتی ہوئی آگے بڑے کسی قصبے کی طرف نکل جاتی تھی۔ ہر طرف ساحل سمندر پر ریت ہی ریت تھی۔ کہیں کہیں کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آ جاتے تھے۔ آریہ گاؤں پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑی۔ چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن چونکہ ایک بڑے شہر کے قریب تھا اس لیے وہاں سیاحوں کے لیے جدید سہولتیں میسر تھیں۔ ایک ریسٹورینٹ بھی تھا۔ اس ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر میں نے کافی پی۔ بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ یورپی سیاحوں کا ایک جوڑا کونے والی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے پینے میں مصروف تھا۔ گمنام اہرام کا پہاڑی ٹیلہ میں نے گاؤں میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا۔ کافی ختم کرنے کے بعد میں خاموشی سے اٹھا اور کاؤنٹر پر بل ادا کیا۔ اس کے بعد میں سیر کرنے کے انداز میں چلتا چلتا کچے رستے کی طرف آ گیا اور کچھ فاصلے پر موجود پہاڑی ٹیلے کی طرف جو جاتا تھا۔ پہاڑی ٹیلے کے قریب جا کر میں رکا۔ اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ ایک ویران اجڑا ہوا اونچا ٹیلہ تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی کو گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی اہرام ہے۔ ساری پہاڑی پر بھورے رنگ کی خوب جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ کوئی درخت نہیں تھا۔ جہاں یہ پہاڑی ٹیلہ شروع ہوتا تھا وہاں بھی کچھ جھاڑیاں ہی اگی ہوئی تھیں۔ زمین ریتلی تھی۔ جا بجا چھوٹے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں پہاڑی مغرب کی جانب بڑھا۔ کوئی مصری خاتون امارہ نے بتایا تھا کہ مغرب کی جانب ایک جگہ پتھر کی بڑی بڑی 7 سلیں لگی ہوئی ہیں جن میں چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان شگاف رکھا گیا تھا جس کے اندر آنی ہتھی لگی تھی جس کو کھینچنے سے اہرام کے اندر جانے کا راستہ کھل جانا تھا۔ اس نے یہی کچھ بتایا تھا۔ پہاڑی کی ڈھلان کے اوپر سے لے کر نیچے تک خشک اور جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگر کوئی خالی جگہ رہ جاتی تو وہاں ہزاروں سال کے ریتیلے گرد و غبار نے پتھر پر جمی ہوئی ریت کی تہیں چڑھا دی تھی۔ لیکن مجھے ہر حالت میں مطلوبہ جگہ کو تلاش کرنا تھا۔ لالچ پر آنکھوں کی پٹی جو بنی ہوئی تھی۔ میں نے پہاڑی مغرب کی طرف اونٹ میں چلتے ہوئے ڈھلان کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑے غور سے جھاڑیوں اور کچھ گھاس کے پتھروں کے سلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ جھاڑیوں پر ریت اڑ اڑ کر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھ اس سے ٹٹولتا جھک کر بڑے دماغ سے دیکھتا ہوا پہاڑی کے دوسرے سرے تک چلا گیا۔ مجھے وہاں کوئی پتھر کی سل نظر ہی نہ آئی۔
वहाँ जायज़ा लेता रहा और ख्वार होता रहा। जहाँ से चला था वापस वहीं आ गया। इस दफ़ा भी कोई कामयाबी ना हुई। चौथे फेरे में मुझे पहाड़ी की ढलान की जगह एक स्लेटी रंग का छोटा सा पत्थर नज़र आ गया। मैंने झाड़ियों और घास फूस को उस जगह से नोच डाला। ये स्लेटी रंग का पत्थर किसी बड़े पत्थर का किनारा था। मैंने मज़ीद घास फूस साफ की तो मालूम हुआ वो पत्थर असल में एक सिल है। मैं जल्दी जल्दी बाकी जगह से भी घास और झाड़ियाँ खींचकर तोड़ने और हटाने लगा। 10-15 मिनट की कोशिश के बाद 2 मुरब्बा फुट के हजम की एक सिल नीचे से निकल आए। अब मुझे देखना ये था कि ये पहली सिल है या आखिरी। मैंने बाएं जाने से पहाड़ की ढलानी दीवार को साफ करना शुरू कर दिया। घास पत्थरों से चिमट कर सख्त हो गई थी। बड़ी काविश के बाद मैंने घास वाली जगह साफ कर दी थी, मगर वहाँ कोई सिल या पत्थर नहीं मिला। नीचे सख्त मिट्टी जमी हुई थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ 7 सिलों की पहली सिल शुरू होती थी। मुझे ख्याल आया अगर पहली सिल का हजम 1 मुरब्बा फुट है तो दूसरी सिल भी इसी साइज़ की होगी। चुनांचे मैंने 1 फुट का फासला छोड़कर आगे की जगह साफ करने लगा। वहाँ 2 सिलें आपस में जुड़ी हुई थी। इस तरह चौथी और 5वीं सिल के जोड़ के मुकाम पर आ गया। मुझे यह मालूम करके बड़ी खुशी हो रही थी कि मिस्री खातून अम्मारा का लगाया हुआ हिसाब गलत ना था और जैसे इसने कहा था वैसे यहाँ 7 सिलें लगी हुई थी, एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई थी। चौथी और 5वीं सिल के दरमियान जो जोड़ था वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने ज़मीन पर एक नुकीला पत्थर उठाया, इस जगह को खुरचने लगा। नीचे से जोड़ निकल आया। ये जोड़ नीचे से ऊपर तक 1 फुट लंबा था। अम्मारा के हिसाब से 1 फुट के ऊंचे जोड़ के दरमियान वो जो शिगाफ था जिसमें एहराम की सुरंग खोलने वाली आनी हत्थी लगी हुई थी, मैं अपने साथ कोई औजार नहीं लाया था। नोकीले पत्थर ही से जोड़ के दरमियान के हिस्से को खुरचता रहा। ये मेरी बेवकूफ़ी थी जो बगैर तैयारी के ही उठ पर किसी इतनी मुश्किल मुहिम पर चला आया। जोड़ में पहले तो भूरे रंग की जमी हुई रेत निकलती रही, फिर नीले रंग का बुरादा सा निकलने लगा। मुझे याद आ गया नीला रंग कदीम मिस्र के फिरौनों का सरकारी दरबारी रंग हुआ करता था। उम्मीद की शम्मा ज़्यादा रोशन होती जा रही थी। कसम से मुझे दांतों पसीना आ गया था, मगर मैं अपने काम में लगा रहा। कोई आधे घंटे की सख्त कोशिश के बाद एक बार मैंने जोड़ के दरमियान के नुकीले पत्थर पर ज़द लगाई तो पत्थर आधे से ज़्यादा अंदर चला गया। यहाँ कोई सुराख था। ये सुराख यकीनी तौर पर वही शिगाफ था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने नीले बुरादे ऐसी सख्त मिट्टी के हाथ से इधर उधर हटाने के बाद सुराख के अंदर हाथ डाला तो मेरी उंगलियों की सख्त शय से टकराई। मैंने इस सख्त शय को उंगलियों से टटोला। ये लोहे का एक छोटा सा दस्ता या हैंडल था। मैंने हाथ शिगाफ से बाहर निकाली और इत्मीनान का गहरा सांस लिया। आखिरकार मेहनत कुछ तो रंग लाई। मैंने सुराख के करीब आंख ले जाकर देखने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ नज़र ही ना आया। अंधेरा काफ़ी फैल चुका था। बहरहाल शिगाफ के अंदर जो मौजूद आनी हत्ती थी वो दरियाफ्त हो चुकी थी। अब मुझे इसे झटके से खींचकर मालूम करना था कि एहराम के अंदर जाने वाला रास्ता कहाँ खुलता है। मैं जो दिल ही दिल में हैरान हो रहा था, अगर वाकई हत्ती के खींचने से एहराम के अंदर जाने वाला कोई रास्ता खुला तो कहाँ से खुलेगा। पहाड़ी की दीवार तो शक हो नहीं सकती थी। पत्थर की सिलें इतनी मजबूत लगी हुई थी कि वो पहाड़ी के पत्थरों का हिस्सा बन चुकी थी। वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती थी। हत्ती खींचने से क्या शय मारे से वजूद में आएगी, ये हत्ती खींचने के बाद ही मालूम हो सकता था, मगर ये काम मैं इस वक्त नहीं करना चाहता था। कुछ पता नहीं था वहाँ किस जगह से पहाड़ी के पत्थर गिरना शुरू हो जाए। मिस्र के कदीम इंजीनियरों की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में मशहूर है। इन लोगों को इंजीनियरिंग में कमाल हासिल है। हत्ती के खींचने से किसी न किसी जगह से एहराम का रास्ता ज़रूर खुलता होगा। अब ये अलग बात है कि हज़ारों साल की गर्द मिट्टी और रेत ने इस जगह को पत्थर बना दिया है। ये काम अंधेरा हो जाने के बाद ही अंजाम देना चाहता था, गहरा अंधेरा। मुझे कोई वहाँ देखने वाला ना हो। मैंने शिगाफ पत्थरों से पुर करके इस पर घास दोबारा फंसा दी। इसके बाद पत्थरों को जमा करके वहाँ निशानी के तौर पर एक ढेरी बना दी, ताकि रात के वक्त जब मैं आऊँ तो इस जगह को पहचान सकूँ। मैं आर्या गांव के रेस्टोरेंट में वापस आ गया। सूरज गुरूब होने तक रेस्टोरेंट में बैठा चाय पीता रहा और ठंडे मशरूबात वगैरह पीता रहा। जब सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरे का धुंधला छा गया और मैं रेस्टोरेंट से उठा, खामोशी से पहाड़ों के टीले की झलक चढ़ पड़ा।
समंदर की तरफ से तेज हवा चलने लगी थी। दिन भर की गर्मी का असर ख़त्म हो रहा था। चंद मिनटों में पहाड़ी टीले के पास पहुंच गया, जहाँ मैं पत्थरों की टेढ़ी की निशानी बना के गया था। वहां आकर सबसे पहले मैंने दाएं बाजू पर हाथ फेरकर देखा। अम्मारा का दिया हुआ दाफाए तिलिस्माती तावीज़ मेरे बाजू पर बंधा हुआ था। पहाड़ी की ढाल पर जहाँ घास फूस मैंने ठूस कर सुराख बन किया था, वहाँ से घास वगैरह को हटाया और अंदर हाथ डालकर आहनी हत्ती तक उंगलियां पहुंचाकर अच्छी तरह टटोलकर महसूस किया। मुझे इसे खींचते हुए इंतहाई घबराहट महसूस हो रही थी। खुदा जाने क्या हो जाए कि एक तरफ से पहाड़ी के सारे पत्थर मुझ पर ही न आ पड़े। मैं अपने साथ माचिस की डिब्बी में और 4-5 मोमबत्तियाँ लिए आया था, ताकि कोई अंधेरी सुरंग नमूदार हो तो वहाँ रोशनी करके रास्ता तो देख सकूं। 2-3 बार हत्ती को खींचते खींचते रह गया। यकीन करें, हौसला ही नहीं बढ़ा था, लेकिन फिरौन की रूह से अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम ख्वाहिश पूरी करवाने का ख्याल गालिब आ गया। चुनांचे मैंने अल्लाह का नाम लेकर हत्ती की तरफ खींचा। हत्ती जाम हो चुकी थी, वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिली। मैंने दूसरी बार कोशिश की, फिर भी हत्ती अपनी जगह से ना हिली। तीसरी बार कोई फ़ायदा नहीं। चौथी बार तो हत्ती में मामूली सी हरकत पैदा हुई। मैं इसे अपनी तरफ खींचने लगा, झटका देता जोर लगाता, झटका देता जोर लगाता। हत्ती एक जगह पर आकर रुक गई। मैंने इसे मजबूती से अपनी पांचों उंगलियों ने जकड़ कर जोर से झटका देकर अपनी तरफ खींचा। हत्ती पूरी की पूरी खिंचकर गाफ के मुंह तक आ गई। इसके साथ ही मुझे गड़गड़ाहट की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे बहुत दूर कहीं बादल गरजा हो। गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ 3-4 सेकंड तक आती है, इसके बाद खामोशी छा गई। मैं भी सोच ही रहा था ये आवाज़ कहाँ से आई है। दूसरी बार वही गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक कदम पीछे हटा और खड़ा हो गया। शाम का अंधेरा काफ़ी गहरा हो गया था। दूसरी बार गड़गड़ाहट की आवाज़ करीब से सुनाई दी। मैंने बढ़ते फैलते अंधेरे में आंखें सुकेट कर बड़े गौर से पहाड़ी टीले की ढलान को देख रहा था। शायद यहाँ किसी जगह कोई शिकाफ नमूदार हो, मगर ऐसा तो न कुछ ना हुआ। गड़गड़ाहट की आवाज़ भी जैसे गायब ही हो गई थी। मेरे दिल को यकीन था कि यह आवाज़ ज़रूर पहाड़ी टीले में किसी खुफिया रास्ते की खुलने की आवाज़ थी, लेकिन अंधेरे में वो जगह तलाश करना मुश्किल काम है। मैंने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर ली और पहाड़ी टीले की ढलान के साथ रोशनी में बड़े गौर से देखता हुआ कदम कदम चलने लगा। मुझे ख्याल आ रहा था, अगर किसी जगह पर किसी खुफिया सुरंग का दरवाज़ा खुला भी होगा तो वो सुरंग से 5000 साल से बंद पड़ी थी। खुदा जाने से खुलते ही अंदर से कोई बला निकलकर मुझे पकड़ ना ले, और कुछ नहीं तो सुरंग की फ़िज़ा जहरीली ज़रूर होगी, यानी कि जहर आवर गैसें से भर चुकी होगी। इसके अलावा मुझे काहिन जादूगर के इस हलाकत के इस तिलिस्मी अमल का भी ख्याल था, जो उसने सुरंग में जगह जगह फूंका हुआ होगा। अगरचे अम्मारा का दिया हुआ तावीज़ मेरे बाजू पर बंधा हुआ था, इसके बावजूद खौफ मुझे चारों जानिब से घेरे हुए था, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कदीम मिस्र के काहिनों की तिलिस्म इस कदर मुहलिक और तीर बहदफ होते थे कि इनकी जद में आया हुआ आदमी जिंदा नहीं बच सकता था। मोमबत्ती क्या हाथ में लिए मैं पहाड़ी मशरिकी सिरे तक चला गया। किसी जगह से कोई पत्थर और झाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली थी। सब कुछ वैसे ही था जैसे हत्ती की खींचने और गड़गड़ाहट की आवाज़ से पहले था। फिर ये गड़गड़ाहट की आवाज़ कैसी थी? ये कहाँ से पैदा हुई थी? आसमान पर बादल तो नहीं गरजे थे, मगर आसमान पर तो तारे निकले हुए थे। वैसे भी मिस्र में बारिश कभी कभार ही शाज़ व नाज़िर होती है। मैंने सोचा पहाड़ी की दूसरी तरफ एक चक्कर लगाना चाहिए, हो सकता है इस तरफ से कोई अंदर जाने का रास्ता नमूदार हो गया। मैं पहाड़ी की दूसरी तरफ ढलान के साथ साथ कदम कदम करके चल पड़ा। 4 कदम ही चला हुआ कि अचानक नीचे ज़मीन बैठ गई और मैं रेत और घास और झाड़ियों के मलबे के साथ ही नीचे कुएं में गिर पड़ा। मोमबत्ती मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी। मैंने गिरने के साथ ही अपना सर हाथों में छुपा लिया था ताकि सर पर चोट न लगे। झाड़ियाँ जो ज़मीन के साथ ही मेरे साथ नीचे आई थी, उन्होंने मुझे बचा लिया। मैं सख्ते के आलम में झाड़ियों के में उलझा पहलू के बल पड़ा था और सोच रहा था ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं ज़मीन के अंदर 1.5 मंजिल की गहराई में गिरा था। इसका अंदाज़ा मुझे कुआं गड्ढे के ऊपर आसमान को देखकर हो रहा था, जहाँ सितारे झिलमिला रहे थे।
میں زیادہ دیر تک عالم حیرت میں نہ رہا، سمجھ گیا تھا کہ یہی حرام کے اندر جانے کا خفیہ راستہ ہے، اور ہتھی کھینچنے سے جو گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی تھی اس جگہ زمین کے نیچے پتھر کے کسی سلسلے کھسکنے کی وجہ سے تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو جھاڑیوں سے نکالا، جیب سے دوسری موم بتی نکال کر روشن کر دی۔ موم بتی کی روشنی میں مجھے پہاڑی ٹیلے والی دیوار میں ایک شگاف دکھائی دیا۔ قریب جا کر دیکھا، یہ کسی سرنگ کا دہانہ تھا جو پہاڑی اہرام کے نیچے ہی اندر چلی جا رہی تھی۔ سرنگ میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور یہ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ موم بتی کی روشنی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ امر طے شدہ تھا کہ میں نے اہرام کے نیچے مدفون طلسمی پتلے کے تابوت تک پہنچنے کا راستہ دریافت کر لیا ہے۔ میں نے سرنگ میں قدم رکھا تو اندر سے بڑی بوجھل اور ناگوار بو کا ایک جھونکا سا آ کر مجھ سے ٹکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اہرام میں ہزاروں سال سے بند سرنگ کی کھلتے ہی تیزی سے باہر کی طرف نکل رہی تھی۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں سرنگ کا جائزہ لیتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ یہ کوئی سرنگ نہیں تھی، ایک راہداری سی تھی۔ اس کے دونوں جانب دیوار پر چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی چنائی ہوئی تھی۔ چھت کو محرابوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ دیواروں پر قدیم مصری مرد اور عورتوں کی رنگین تصاویر اور نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تیسرے محراب کے نیچے سے گزرتے ہوئے ایک دم پیچھے کو دھکا سا لگا۔ میں سمجھ گیا کاہن جادوگر نے یہاں جو طلسم پھونک رکھا ہے اس کا عملہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ نے مجھے جادو کے اثرات سے بچا لیا تھا۔ راہداری ایک دلان میں جا کر ختم ہو گئی تھی۔ دلان میں ستون تھے جن کے درمیان چھوٹے سے چبوترے پر ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ لٹک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دلان میں قدم رکھا، ڈھانچے نے جھولنا شروع کر دیا۔ وہ جھولتا ہوا میرے اتنے قریب آ گیا کہ میں پیچھے نہ ہٹتا تو وہ مجھ سے آ کے ٹکرا جاتا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ فرعون کا طلسمی پتلا ایک چھوٹے تابوت میں بند ہے، اور وہاں کوئی تابوت مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دالان کے سامنے والی دیوار میں ایک چھوٹا سا محرابی دروازہ تھا، شاید تابوت وہاں کہیں رکھا ہو جا سکتا تھا۔ انسانی ڈھانچہ گول چکر میں گھومنے لگا تھا اور گونج کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ یہاں بھی ضرور جادو ٹونا ہوا تھا، مگر تعویذ کی وجہ سے مجھ پر اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں جھک کر اپنے آپ کو گھومتے ہوئے انسانی ڈھانچے سے بچاتا ہوا سامنے والی محرابی دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہاں میں ایک تنگ راہداری تھی۔ موم بتی میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور میں روشنی میں آگے بڑھا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اچانک میرا اگلا پاؤں پھسل کر فرش سے ایک فٹ اندر چلا گیا۔ میں گرتے گرتے سنبھل گیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ کر موم بتی کی روشنی میں دیکھا۔ فرش وہاں سے ایک اندر دھنسا ہوا تھا، اور یہاں ضرور طلسمی پتلے تک پہنچنے والوں کے لیے زمین کے اندر کوئی کنواں کھودا گیا ہوگا تاکہ جو اندر آئے وہ اس میں گر کر ضرور ہلاک ہو جائے۔ میں دیوار کے کنارے سے ہو کر آگے نکل گیا۔ قسمت اچھی تھی، راہداری ایک طرف مڑ گئی۔ موم بتی کی روشنی میں ایک تنگ محرابی دروازہ دکھائی دیا جن کے درمیان ایک پیتل کا مجسمہ اس طرح کھڑا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں نیزے تھے۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب ہوا، پیتل کے مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ نیزوں کو تنگ دروازے میں اس طرح چلانا شروع کر دیا جیسے دروازے میں سے گزرنے والے کو ہلاک کر رہا ہو۔ یہ بھی کاہن جادوگر کے طلسم کا ایک شکار تھا۔ میں وہیں رک گیا، سوچنے لگا دروازے سے کیسے گزرا جائے۔ پیتل کے طلسمی مجسمے کا دروازے پر پہرے کے طور پر موجود ہونا اس بات کی علامت تھی طلسمی پتلے کا تابوت اسی کمرے میں ہے، اس لیے یہاں اتنے وار ہو رہے ہیں۔ میں نے نیزوں کے وار سے اندازہ لگایا، مجسمے کا وار ہر 2 سیکنڈ کے وقفے سے ہو رہا تھا، دروازے کے عین درمیان میں پڑتا تھا۔ مجھے انہی 2 سیکنڈز میں دروازے سے نکلنا ہوگا۔ میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہوا دروازے کے اور قریب ہو گیا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب ہوا، ایک اور چیخ بلند ہوئی اور چھت سے کوئی چیز دھپ سے میرے اوپر گری۔ خوف کے مارے میری چیخیں نکل گئی اور موم بتی میرے ہاتھ سے گر کر بجھ گئی۔ میں نے جلدی سے موم بتی اٹھا کر اسے دوبارہ روشن کیا۔ میں نے اوپر سے گری ہوئی چیز کو دیکھا تو میرے جسم میں جیسے کہ سرد لہریں دوڑ پڑی۔ یہ شے ایک عورت کا کٹا ہوا سر تھا جس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ یہ بھی کاہن جادوگر کا طلسم تھا۔ میں اس طلسم سے بچ بھی گیا تھا۔ پیتل کا مجسمہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کے وسط میں نیزوں کے وار کیے جا رہا تھا۔ نیزے کے ہر وار کے درمیان صرف 2 سیکنڈ کا وقفہ پڑنا تھا۔ میں وار کرتے نیزے کے مزید قریب ہو گیا۔ اب مجھے چھلانگ لگا کر
छलांग लगाकर हमला करते हुए तेज नेज़ों के वार से बचकर दरवाजे से गुजर कर जाना था। मेरी निगाहें नेज़ों पर जमी हुई थी। जैसे ही एक नेज़ा दरवाजे के दरमियान पर पड़ा, मैं ऊपर को उठा। इससे बेशतर दूसरा नेज़ा वहाँ गिरता, मैं दरवाजे में से कूद गया। मोमबत्ती बुझ गई, मगर मैं जिंदा हालत में दरवाजे से निकल गया। ये मेरी बड़ी कामयाबी थी। ज़मीन पर बैठे बैठे मैंने जेब से माचिस निकाली और मोमबत्ती को रोशन कर दिया। इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो एक तंग व तारीक स्याह कमरा था, जिसके दरमियान चबूतरे पर एक दरमियाने साइज़ का आम बुच्चा, एक आम ताबूत से छोटा एक ताबूत पड़ा था। ताबूत के सराहने एक जानिब हनूत शुदा लाश के मुजस्समे की तरह गर्दन झुकाकर खड़ी औरत ताबूत को देख रही थी। ताबूत के ऊपर बिल्ली की एक मूर्ति पड़ी थी। कदीम ज़माने के मिस्री लोग बिल्ली की भी पूजा किया करते थे। यही वो ताबूत था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने चबूतरे पर कदम रखा तो हनूत शुदा लाश यानी मम्मी की हालत की एक बेहद डरावनी घुर्राहट की आवाज़ बुलंद हुई। मैंने कोई परवाह न की। मेरे बाजू पर बंधा हुआ तावीज़ मुझे हर किस्म के मोहलिक तिलिस्म के असरात से बचा रहा था। मैं ताबूत के पास आ गया। मैंने ताबूत के ऊपर रखे हुए बिल्ली के मुजस्समे को हाथ लगाकर परे करना चाहा तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। बिल्ली का बुत ताबूत के ढक्कन में गड़ा हुआ था। बिल्ली को मेरा हाथ लगने से एक चीख और सुनाई दी। मैंने हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और खौफ से मेरा जिस्म कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा। लेकिन फ़िरौन आमून की रूह को आज़ाद करवाने के बाद इससे अपनी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश पूरी करवाने की लालच में मुझे वहाँ से हिलने ना दिया। मैंने झुककर ताबूत के ढक्कन को ऊपर उठाने की कोशिश की। ताबूत सख्ती से बंद था। ताबूत को छूने से ताबूत के अंदर से डरावनी इंसानी आवाज़ें बुलंद होने लगी। ऐसी आवाज़ें थीं कि जैसे ताबूत के अंदर मुर्दे को अज़ियतें दी जा रही हों। वो इस अज़ाब में तिलमिला रहा हो। मैंने थोड़ी सी कोशिश के बाद ताबूत का ढकना हटा दिया। सराहने खड़ी हनूत शुदा लाश का मुजस्समा दीवाना वार अपनी पट्टियों में छुपे लिपटे लंबे बाजू को चलाकर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। मैं ताबूत के दूसरी तरफ हो गया। मोमबत्ती की रोशनी में ताबूत के अंदर डाली तो ताबूत में छोटे साइज़ का फ़िरौन आमून की शक्ल का एक पुतला इसी हालत में पड़ा था कि इसके सीने में खंजर धंसा हुआ है। मैंने हर किस्म की नताइज से बेनियाज होकर ताबूत में हाथ डाला और पुतले के सीने में धंसा हुआ खंजर झटके से बाहर खींच दिया। इसके साथ इंसानी चीखें बुलंद होने लगी। मैं डर कर ताबूत के पास ही बैठा रहा। बहुत ही दिल जोड़ का काम था। खंजर मेरे हाथ में था। ये सेब काटने वाले चाकू के साइज़ का खंजर था और इसका दस्ता ऐसे गर्म हो रहा था कि जैसे किसी ने आग पर तपाया हो। ताबूत के सरहाने मम्मी की जो हनूत शुदा लाश झुकी हुई खड़ी थी, एक धमाके की आवाज़ के साथ पीछे को गिर पड़ी और इसमें से काली बिल्ली निकलकर चीते की तरह उर्राई और इसने मुझ पर हमला कर दिया। मगर अजीब बात यह हुई कि वो मुझसे 1 फुट के फासले पर आकर वो जैसे किसी चीज़ से टकराकर पीछे को गिरी और चीखती चिल्लाती घुर्राती डरावनी आवाज़ें निकालती हुई गायब हो गई। मैं अपने होशो हवास को पूरी तरह काबू में रखा हुआ था और समझ रहा था कि सारी कहानी जादूगर के तिलिस्म की कारस्तानियाँ हैं और उन पर मुझे का कोई असर नहीं होने वाला। बिल्ली और उसकी चीखों की आवाज़ गायब होने के बाद ताबूत में से फनकार की आवाज़ बुलंद हुई। मैंने मोमबत्ती को ताबूत के किनारे पर लगा कर रखा। खंजर मेरे हाथ में ही था। फनकार की आवाज़ से कुदरती तौर पर खौफज़दा होना बनता था। दूसरे लम्हे ताबूत में से एक स्याह रंग का सांप ऊपर को उठा और उसका फन फैला हुआ था। इसकी 2 शाखा सुर्ख ज़बान बाहर निकल रही थी। वो ग़ज़बनाक हालत में फुनकार रहा था। मैं अपनी जगह कायम रहा। वहाँ से भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे फ़िरौन आमून की रूह का इंतज़ार था, जिसे ज़रूर नमूदार होना था। मैंने पुतले से खंजर निकालकर इसकी रूह को हज़ारों बरस की कैद से आज़ाद करा दिया था। अपने वादे के मुताबिक अब इसे ज़ाहिर का इनाम के तौर पर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना था। काले सांप ने अपनी सुर्ख आंखें मुझ पर जमाई हुई थी। अचानक इसने तड़प कर मुझ पर हमला कर दिया। इससे पहले कि मैं पीछे हटता, इसके साथ भी वही हुआ जो इससे पहले बिल्ली के साथ हुआ था। मुझसे 1 फुट के फासले पर आकर सांप का भरभरा हुआ फन किसी शय से जोर से टकराया और सांप ताबूत से बाहर आकर गिरकर तड़पने लगा। तड़पते वो ग़ज़बनाक आवाज़ में फुनकार रहा था। मेरे देखते ही देखते गायब हो गया। तिलिश में वो सुबह मेरे बाजू पर बंधे हुए तावीज़ ने इर्द गिर्द मजबूत डाल खड़ी की हुई थी, जो मुझे काहिन के जादू
کہ جان لیوا اثرات سے بچا رہی تھی۔ جب سانپ غائب ہوا تو ہر طرف ایک سکون سا چھا گیا۔ نہ کسی چیخ کی آواز تھی، نہ فنکار کی آواز تھی، اس خاموشی میں سکون تھا۔ سامنے دیوار روشنی کا کوڑا نمودار ہوا، جس نے بہت آہستہ آہستہ گردش کرتے ہوئے ایک انسانی ہیبلے کی شکل اختیار کر لی۔ آگے کیا ہوا ہم یہ بتائیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ پلیز ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ود یور لوڈ فرینڈ۔ امید ہے آپ کو آج کی اسٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔